हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं CUET 2023 का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए, ये जो पेपर होता है ये कई शिफ्ट में होता है। तो मैं जो 30 मई 2023 का 3:30 से 6:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पिछले साल के पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये पेपर कैसे सॉल्व होगा। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि देखिए, आज के इस सेशन में मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आया था पिछले साल उसको सॉल्व कराऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है कि कैसे मतलब सॉल्यूशन होता है क्वेश्चंस का, तो उसके लिए जो हमारा कोर्स है अजय क्लासेज ऐप पर, उसे आप डाउनलोड करेंगे और पूरे कोर्स को पढ़ेंगे, तभी आपको डीपली पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। आज मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारा कोर्स जो काफ़ी एक बहुत कम प्राइस में, इस समय डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, उसे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अजय क्लासेज ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना ये वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग 2023 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। 2022 का जो सॉल्यूशन है उसको मैं ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर चुका हूँ, बस 2023 का मैंने नहीं किया था, जिसे मैं आज करवा दे रहा हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन टोटल आए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करूँगा। आने वाले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूँगा, और भी सेशन के जो पेपर हुए थे उसको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो आज हम लोग जो 30 मई का पेपर हुआ था पिछले साल, उसके 25 क्वेश्चंस को इस पार्ट फर्स्ट का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड, और बोल रहा है कि इन दोनों का आपस में मैच करिए। तो आइए देखते हैं इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड में क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, देखने से पहले पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप इस फिगर को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, कि इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है। तो एक सेकंड, इस फिगर में आपको एक चीज़ तो आपको इसमें साफ दिख रहा है इस फिगर में कि यहाँ पे एक आपका ये जो पूरा फिगर है इसमें एक चीज़ तो आपको साफ दिख रहा है कि ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक है, मतलब षष्ठभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको जो वीडियो लेक्चर में ग्राफिक्स का बना के दिया हूँ ऐप पर, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिज्म में इधर और इधर इस साइड में, ठीक है, दोनों साइड में बेस होता है। इसको मतलब इसको बेस, एक एक टॉप बेस होता है, एक बॉटम बेस होता है, तो इन दोनों को बेस ही बोलते हैं। और ये एक पॉलीगन होता है यानी बहुभुज होता है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो जो बहुभुज ये रहेगा, जैसे ये षष्ठभुज है तो इसको बोलेंगे षष्ठभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, ऊपर नीचे सेम रहेगा और एक बहुभुज रहेगा, और सारे जो इसके फलक यानी जो फेस रहेंगे वो आपके आयत रहेंगे, रेक्टेंगुलर रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो इसके फेस हैं, अब इसमें आप गिनेंगे तो आपको एक दो ऐसे गिनते चले जाएंगे तो आपको इसमें 6 आयत मिलेंगे, क्योंकि ये षष्ठभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म के ऊपर आप देखिए एक सिलेंडर यानी बेलन, ऊपर जो है यहाँ पे एक सिलेंडर यानी बेलन रखा हुआ है। ठीक है, ये एक बेलन है, सिलेंडर है, और ये एक प्रिज्म है। तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया कि ये ऐसे रखा हुआ है। ये जो प्रिज्म है ये हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से रखा हुआ है, तो आपको ये भी दिख रहा है। और उसके ऊपर ये वर्टिकल रखा हुआ है। जो सिलेंडर है देखिए, इसका एक्सिस वर्टिकल है, जबकि इसका जो एक्सिस है वो हॉरिजेंटल है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के ही समझ जानी पड़ेंगी। इसका जो डाया है, जो इसका सर्किल बन रहा है, बेलन का जो ऊपर सर्किल बन रहा है, तो आप इसका डाया देखिए 42 mm है। ठीक है, 42 mm वैसे तो यूनिट लिखा नहीं है, लेकिन आप mm ही मानिए। और इसका जो हाइट है देखिए, ये जो इसका हाइट है ये 50 mm है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो प्रिज्म है, तो प्रिज्म का जो बेस है, उसका जो किनारा है या उसकी जो भुजा है वो 30 है, और जो इसका हाइट है, जो इसके एक्सिस की हाइट है वो 102 mm है। तो ये सब चीज़ों की आपको जानकारी मिल रही है। तो फिगर देख के पहले एक बार थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, और तब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फटाक से। तो आइए देखा जाए। तो ये देखिए क्या कह रहा है, लिस्ट फर्स्ट में है कि सॉलिड ऑन टॉप, यानी टॉप पे जो सॉलिड है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, सिलेंडर और हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो हमारा यहाँ पे है ये सिलेंडर है। जो टॉप पे सॉलिड है वो क्या है, सिलेंडर है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए जो टॉप पे आपका सॉलिड है वो क्या है, सिलेंडर है। तो पहले का तो साफ पता चल गया कि सॉलिड ऑन टॉप क्या होगा, सिलेंडर। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो गया। अच्छा, सॉलिड एट बॉटम। ठीक है, ये जो सॉलिड एट बॉटम है वो क्या होगा, तो सॉलिड एट बॉटम, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो दूसरे का चौथा हो गया। एक्सिस ऑफ टॉप सॉलिड, एक टॉप सॉलिड का एक्सिस क्या है, वर्टिकल है,
तो इसका ये हो गया। और एक्सिस ऑफ बॉटम सॉलिड, इसका ये जो एक्सिस है इसका ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो एक्सिस ऑफ बॉटम सॉलिड क्या हो गया, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितना हो गया, तीसरा चौथा पहला दूसरा। ठीक है, तीसरा चौथा पहला दूसरा, देखिए कोई इसमें है तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी का, देखिए तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका इसमें, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस ये व्यू समझ में आना चाहिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, इसमें आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें एक नीचे एक प्रिज्म रखा हुआ है हॉरिजेंटली, और प्रिज्म के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है वर्टिकली। बस इतनी सी छोटी सी बात है इसमें। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर। तो देखिए ये जो 5 वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये जो 5 वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं इधर, तो इन 5 सेंटेंस में से आपको सही सेंटेंस बताना है। ठीक है, और ये देखिए ऑप्शन देखिए, बी एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली, मतलब इसमें से कोई 2 वाक्य जो हैं वो सही हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो वही 2 सही वाक्य पहचानने हैं। अच्छा, फिगर देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये एक अर्धगोला है। देखिए के पता चल गया, हेमी स्फीयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये एक गोला है जिसको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक अर्धगोला है और एक गोला है। अर्धगोले का जो व्यास है वो आपका कितना है, 80, और गोले का जो रेडियस है वो कितना है आपका 25। ठीक है, यानी इसका गोले का डाया जो है, ऊपर जो गोला है उसका डाया 50 हो गया और इसका डाया 80 है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, गोला ऐसे, अर्धगोला जो है ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मतलब अर्धगोला में थोड़ा सा फिगर देखिए उतना सही, मैं जब कोर्स में जो पढ़ाया हूँ वहाँ मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया है, तो फिगर काफ़ी अच्छा मैंने मार्कर वगैरह से बना के बताया है। यहाँ पे थोड़ा फिगर अच्छे से बन नहीं पाता है, लेकिन फिर भी काम भर का आप समझ ही जाएंगे। तो ये देखिए, ये अर्धगोला का, इसको बोलते हैं फेस। ये अर्धगोला का फेस है। ठीक है, जो सर्कुलर होता है और प्लेन होता है, मतलब ये समतल ही होगा, बस ये सर्कुलर होगा। ठीक है, यानी वृत्ताकार होगा। तो ये जो अर्धगोला का फेस है, इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है। तो आपको ये समझना है कि अर्धगोला के ऊपर जब गोला रखा हुआ है तो ये किस तरह से रखा हुआ है, कि इसके फेस के ऊपर रखा हुआ है। तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो देखिए, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या पहला लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ए हेमी स्फीयर इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स सर्कुलर फेस। मतलब एक अर्धगोला, ए हेमी स्फीयर इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स सर्कुलर फेस, माने अर्धगोला जो है वो HP में अपने सर्कुलर फेस पर लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। देखिए, अर्धगोला जो है अपने सर्कुलर फेस पर नहीं है। अगर यही अर्धगोला ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, तब ये अपने सर्कुलर फेस पर रखा होता। ठीक है, सोचिए HP पर, यानी जो जो ज़मीन है उस पर ये ऐसे रखा होता, तब तो रखा होता अपने सर्कुलर फेस पर। ये तो ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, तब तो ये अपने जो कर्व्ड सरफेस है इसका, उस पर रखा हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, आपको सही वाक्य पहचानना है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका वाक्य गलत हो गया। ठीक है, ये स्फीयर इज, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ये स्फीयर इज रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर फेस ऑफ ए हेमी स्फीयर। हाँ, ये सही है कि ये जो स्फीयर है, माने गोला है, ये सर्कुलर फेस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ऊपर गोला है ये सर्कुलर फेस पर ही तो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। यानी ये तो श्योर हो गया कि इसमें जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इसमें बी और डी, तो बी तो गारंटी सही है। और देखिए, बी केवल एक ही में है, तो बी और डी ही सही होगा, यानी ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं बाकी भी। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरा, तो सी क्या लिखा हुआ है, एक्सिस ऑफ द हेमी स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू VP। यानी जो हेमी स्फीयर है, अर्धगोला है, उसका एक्सिस VP के परपेंडिकुलर है। गलत है। देखिए, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस, ये HP के ना परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, देखिए HP और VP में आपको पता ही है कि, थोड़ा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फिगर उतना अच्छा तो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको VP बोलते हैं। ये VP है और ये क्या है, HP है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिस है आप देखिए HP के परपेंडिकुलर है, HP के। ठीक है, ये जो एक्सिस है, हेमी स्फीयर का जो एक्सिस है वो HP के परपेंडिकुलर है। VP के परपेंडिकुलर तो इसको बोलेंगे, इसको। ठीक है, ये VP के परपेंडिकुलर तो हुआ नहीं, तो ये वाक्य आपका गलत है। तो ये भी गलत है,
सी भी गलत है। अब डी देखिए क्या कह रहा है, एक्सिस ऑफ द हेमीस्फीयर इज परपेंडिकुलर टू एच पी। हाँ ये सही है, देखो एक्सिस ऐसे खड़ा है ना इस तरह से, तो एच पी के ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाक्य आपका सही है। तो आपका बी सही हो गया और डी सही हो गया। और ई भी गलत ही होगा, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 50 mm। तो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो 80 mm है, 50 mm नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी आपका बी और डी ही सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि इसका पहला ऑप्शन इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरनल थ्रेड द थिक सर्किल रिप्रेजेंट्स। मतलब देखिए, जब हम लोग सिंबल बनाते हैं इंटरनल थ्रेड का और एक्सटर्नल थ्रेड का, तो जो मोटा वाला सर्किल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करा दूं, मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है कि एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल कैसे बनता है। उसका सिंबल ऐसे बनता है कि एक गोला होता है, ये क्रेस्ट को शो करता है थ्रेड के, और इसके भीतर एक 3/4 वाला गोला होता है, थोड़ा हल्का। ठीक है, ये गोला थोड़ा मोटा होता है, ये बाहर का गोला थोड़ा मोटा होता है, और अंदर का, सॉरी थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो बाहर का गोला होता है ये थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, और भीतर का जो गोला होता है ये 3/4 का थोड़ा सा हल्का होता है। तो ये क्रेस्ट को शो करता है, ये रूट को शो करता है इंटरनल में, सॉरी एक्सटर्नल में। ये एक्सटर्नल का बनाया हूँ। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में ये भीतर वाला होता है और बाहर 3/4 वाला बनता है। ठीक है, तो ये भीतर वाला मोटा होता है, ये शो करता है क्रेस्ट को। हमेशा मोटा वाला क्रेस्ट को ही शो करता है, लेकिन ये पूरा बनता है, क्रेस्ट हमेशा पूरा बनता है। और रूट का जो होता है वो 3/4 का बनता है। ठीक है, और इसमें क्रेस्ट जो है ये मोटा बनता है और पूरा बनता है, और ये 3/4 का बनता है। मतलब ये एक्सटर्नल का है और ये इंटरनल का है। मेन अंतर एक्सटर्नल और इंटरनल में यही होता है कि इसमें ये जो रूट वाला है ये भीतर बनता है, इसमें रूट वाला बाहर बनता है। इसमें 3/4 इसमें दोनों में वो जो रूट वाला होता है वो 3/4 का ही होता है। समानता ये है कि दोनों में रूट वाला 3/4 ही होता है और हल्का बनता है। ठीक है, और क्रेस्ट वाला हमेशा पूरा बनता है और गाढ़ा बनता है। असमानता ये है कि इसमें एक्सटर्नल में ये भीतर बनता है और इंटरनल में ये बाहर बनता है। इसको मैं थोड़ा आपको दिखा भी दे रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ देखिए ये जो है ये एक्सटर्नल थ्रेड का देखिए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, मैं थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ये इसका सिंबल है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल का है और ये देखिए ये इंटरनल का है। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल में देखिए जो मोटा सर्किल है जो बाहर की तरफ बना है वो कंप्लीट है, वो क्रेस्ट को शो कर रहा है। और भीतर का जो सर्किल है वो 3/4 का है और वो थोड़ा हल्का है थोड़ा सा हल्का वो। ठीक है, इसी तरह से इंटरनल में देखिए तो बाहर 3/4 वाला सर्किल है और थोड़ा हल्का है, और भीतर पूरा सर्किल है गाढ़ा है। ये जो गाढ़ा वाला सर्किल है जो पूरा बनता है वो क्रेस्ट को शो करता है, और जो हल्का वाला सर्किल है जो 3/4 में बना है वो रूट को शो करता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था। तो अब क्वेश्चन समझ गए आप कि क्या पूछ रहा है उसमें। तो अब देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन द, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इन द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरनल थ्रेड द थिक सर्किल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, मतलब जब हम लोग सिंबल बनाते हैं इंटरनल थ्रेड का तो थिक सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इसका ऑप्शन 2 सही होगा, क्रेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे का क्वेश्चन कह रहा है, द हाइट ऑफ द हेड ऑफ स्नैप हेड रिविट इज व्हेन डायमीटर ऑफ रिविट इज डी। ठीक है, तो जो स्नैप हेड रिविट होता है, देखिए मैंने आपको रिविट कई प्रकार का बताया था। ठीक है, आप ये सारा वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हैं। तो स्नैप हेड रिविट आपको पता ही है, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का ऐसे स्नैप हेड रिविट होता है, आपको बताए थे। इसको अगर मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल डी से, तो ये जो इसका स्नैप हेड का जो हेड है इसका हाइट कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था 0.7 डी होता है। ठीक है, 0.7 डी। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइट ऑफ हेड। ठीक है, ये जो हेड है इसका हाइट कितना होगा व्हेन डायमीटर ऑफ रिविट इज डी। ठीक है, तो इसका कितना मैं बताया हूँ 0.7 डी, तो इसका 0.7 डी होता है। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि इस साल अगर स्नैप हेड का पूछा है तो हो सकता है कि पिछले साल अगर स्नैप हेड का पूछा था तो हो सकता है इस साल के पेपर में पैन हेड का पूछ दे, फ्लैट हेड का पूछ दे। ठीक है, काउंटर संक का पूछ दे। तो यही सब आपको ध्यान देना है। तो ये सब आप जब हमारा कोर्स पढ़ेंगे उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक बताया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन से तैयारी इस तरह से नहीं हो पाती है, कूद कूद के कभी ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन। एक बार सिस्टमेटिक पहले पूरा कोर्स पढ़िए तो आपको मैक्सिमम चीज़ें तो कोर्स से ही तैयार हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ एक प्रैक्टिस करने के लिए होता है कि हाँ चलो इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हम चलो इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है,
हाँ, कभी-कभी कुछ नई बातें भी क्वेश्चन से समझ में आती हैं, जो कोर्स में नहीं भी पढ़ाया गया रहता है, कुछ एक आध चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कोर्स में कवर कर दी जाती हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूरा इसका डिटेल जो है आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, इसमें मिलाना है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि स्क्रू पेयर क्या होता है। तो स्क्रू पेयर देखिए, पेयर जनरली नट और बोल्ट को ही कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों में चूड़ी कटी होती है, ठीक है। तो स्क्रू पेयर मुझे लग रहा है कि बोल्ट एंड नट टुगेदर, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं कि और क्या दिया है। स्क्रू थ्रेड इट इज़ सेक्शन ऑफ थ्रेड, इट इज़ सरफेस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट। देखिए एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए जो दूसरा लिखा हुआ है, इट इज़ सरफेस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट, सॉरी, इट इज़ सरफेस बिटवीन, ये जो लिखा हुआ है दूसरा, ये पक्का फ्लैंक को कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ाया था कोर्स में अपने, ठीक है, कि क्रेस्ट और रूट के बीच का जो सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये तो श्योर है कि ये जो फ्लैंक वाला है ये दूसरा वाला होगा, ठीक है। तो ये तो एक तो पता चल गया, ये डी का दूसरा होगा। अच्छा ये देखिए, उसके बाद ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन पढ़िए, तो हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलिंड्रिकल रॉड, ठीक है, हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलिंड्रिकल रॉड। और ये देखिए, और यहाँ पे स्क्रू थ्रेड, देखिए स्क्रू का जो थ्रेड होता है, मान लीजिए ऐसे एक स्क्रू है, ठीक है, तो इस पे जो ऐसे 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 होता है, एक हेलिकल ग्रूव ही तो होता है। तो स्क्रू का जो थ्रेड है वो एक हेलिकल ग्रूव होता है एक सिलिंड्रिकल रॉड पर, ठीक है। तो इसका ये होगा, मतलब बी का चौथा होगा, ठीक है। और थ्रेड प्रोफाइल क्या है, सेक्शन ही तो होता है थ्रेड का, जो थ्रेड का प्रोफाइल होता है वो एक सेक्शन ही तो है थ्रेड का, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और स्क्रू पेयर का नट बोल्ट होगा, ठीक है। तो हमने सारा समझ गए। तो पहला का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, और फिर थ्रेड प्रोफाइल का पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इसको खोजिए, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो ये देखिए, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इसका भी पहला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा इसी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, एंगल बिटवीन लाइन्स इंडिकेटिंग ट्रू लेंथ एंड आइसोमेट्रिक लेंथ इन एन आइसोमेट्रिक स्केल। देखिए जब मैंने आपको आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जब हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ खींचते हैं तो हम लोग 30 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं, और एक रेखा, ट्रू लेंथ वाला रेखा 45 डिग्री पे होता है। ये ऊपर वाला 45 है, ये 30 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है कितना हुआ, तो 45 माइनस 30 तो कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन लाइन्स इंडिकेटिंग ट्रू लेंथ एंड आइसोमेट्रिक लेंथ इन एन आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल ऐसे ही तो बनाते हैं, एक 30 पे एक 45 पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 15 डिग्री। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट डायमीटर इन द साइड टॉप व्यू ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड इन इस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जब हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि एक थिक सर्किल होता है, ठीक है, एक सेकेंड, एक थिक सर्किल होता है, और एक 3/4 वाला हल्का सर्किल होता है, ठीक है। ये शो करता है मेजर डाया को, और ये माइनर डाया को। तो वही पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है वो क्या होता है। लार्जेस्ट मतलब ये जो बड़ा वाला डायमीटर है, तो ये आपका होता है मेजर डायमीटर, ठीक है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, मेजर डायमीटर, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अच्छा, इन द साइड व्यू ऑफ हॉरिजेंटल कॉलर स्टड विथ इस एक्सिस पैरेलल टू एच पी एंड वी पी आर विजिबल, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक कॉलर स्टड है, देखिए स्टड में आपको पता ही है कि दोनों तरफ चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो कॉलर स्टड है उसमें आपको कह रहा है कि अगर कॉलर स्टड इस तरह से रखा जाए कि वो उसका जो एक्सिस है वो एच पी और वी पी दोनों के पैरेलल हो, ठीक है। तो फिर कैसा उसका जो साइड व्यू होगा वो कैसा बनेगा, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा। देखिए पहले तो मैं एक एच पी और वी पी ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी एक रफ स्केच बना के आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये तो वी पी हो गया, और ये क्या हो गया, एच पी हो गया। और कॉलर स्टेट दोनों के पैरेलल होने का मतलब क्या, इस तरह से, इस तरह से। देखिए अभी इसका जो एक्सिस है, जो यहाँ से एक्सिस निकलेगा, जो इसके भीतर से एक्सिस निकलेगा, वो दोनों के पैरेलल हो गया भाई, वी पी के भी पैरेलल हो गया और एच पी के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के पैरेलल जब ये एक्सिस हो गया,
ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जो साइड व्यू बनेगा, साइड व्यू में यही सेक्शन ही तो नज़र आएगा। साइड व्यू ऐसे में किधर बनता है, साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे बनता है, जो इधर एक प्लेन की कल्पना की जाती है। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ, जब आप कोर्स पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें सब मिलेगा। ठीक है। तो साइड व्यू तो यहाँ प्रोफाइल प्लेन पे बनता है ना, तो उसमें तो सेक्शन ही दिखेगा। तो अब सेक्शन इसका कैसा दिखेगा, बस यही तो सवाल है यहाँ पे कि जो सेक्शन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें तो इसका जो ये लेंथ है वो इसमें नज़र आएगा वीपी में। मतलब जो जब फ्रंट व्यू इधर से आप देखेंगे, जब इसका फ्रंट व्यू बनेगा तो उसमें तो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है। टॉप व्यू भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे नज़र आएगा। ठीक है। जो जो प्लान बनेगा टॉप व्यू को ही तो प्लान कहते हैं, और एलिवेशन ऐसा नज़र आएगा। लेकिन जो साइड व्यू है वो तो प्रोफाइल प्लेन में बनेगा। ठीक है। तो उस व्यू में क्या नज़र आएगा, तो उस व्यू में जाहिर सी बात है इसका जो थ्रेड है वो नज़र आएगा। ठीक है। जो इसका मतलब उसमें एक तरह से सर्कुलर पार्ट नज़र आएगा। मेन कहने का मतलब ये कि सर्कुलर पार्ट नज़र आएगा। एक सेकेंड। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर पार्ट नज़र आएगा। तो यहाँ था ना क्वेश्चन, कहाँ गया ये, हाँ ये कॉलर स्टड वाला क्वेश्चन है। तो इन द साइड व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉलर स्टड व्हेन विथ हिज एक्सिस पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। तो जब एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल रहेगा तो उसमें जाहिर सी बात है सर्कुलर नज़र आएगा। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जब ये ऐसे है और आप इसको इधर से देख रहे हैं तभी तो साइड व्यू बनेगा, तो उसमें आपका सर्कुलर नज़र आएगा। लेकिन कॉलर स्टड है तो कॉलर स्टड में 2 सर्किल नज़र आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखिए, अब ऑप्शन पढ़िए तो 1 कंप्लीट सर्किल एंड 1 ब्रोकन सर्किल, गलत। 2 कंप्लीट सर्किल तो नज़र आएंगे ही आएंगे। 2 कंप्लीट सर्किल एंड 1 स्क्वायर, गलत। स्क्वायर कैसे नज़र आएगा, नहीं आएगा। 2 कंप्लीट सर्किल एंड 1 ब्रोकन सर्किल, हाँ ये सही है। और लास्ट क्या है, 1 कंप्लीट सर्किल एंड 1 स्क्वायर, वो गलत है। ठीक है। ये तीसरा सही है आपका। ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, 2 कंप्लीट सर्किल एंड 1 ब्रोकन सर्किल। ठीक है। क्योंकि कॉलर स्टड है बस इसलिए 2 सर्किल नज़र आ रहा है। ठीक है। और ब्रोकन सर्किल तो आपको पता ही है, ठीक है, वो तो नज़र आएगा ही। तो 2 कंप्लीट सर्किल एंड 1 ब्रोकन सर्किल, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी मैच कराना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाले देखिए कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन, इन करेक्ट सेंटेंस वाला क्वेश्चन, इन करेक्ट सेंटेंस वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कई सारे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीचर ऑफ रिविट दिया है और यहाँ पे रिविट डायमीटर दिया है। कह रहा है हेड थिकनेस ऑफ स्नैप हेड। स्नैप हेड के बारे में अभी बताया था 0.7 डी होता है, तो इसका तो सीधे ये हो गया। अच्छा, डायमीटर ऑफ फ्लैट हेड, तो फ्लैट हेड का डायमीटर आपको पता ही है 2D होता है, आपको मैं पढ़ाया हूँ वीडियो लेक्चर में। इनर डायमीटर ऑफ पैन हेड, तो इसका ये हो गया, डी हो गया। ठीक है। और आउटर डायमीटर ऑफ 60 डिग्री काउंटर संक हेड वाला जो रिविट होता है, तो काउंटर संक हेड वाला जो रिविट होता है उसका 1.5 डी होता है। ठीक है। सब पढ़ाया हूँ वीडियो लेक्चर में, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए तो किसी का है, देखिए चौथे वाले का है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन इसका सही होगा, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तुरंत हो गया। बस आप अच्छे से पढ़ाई किए रहिए तो सब हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ चैम्फरिंग सर्किल इन हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक है। तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में चैम्फरिंग सर्किल का डायमीटर क्या होता है, अच्छे से मैंने बताया है ये चीज़। आपका कितना होगा, 1.5 डी प्लस 3, ये थर्ड ऑप्शन सही है, 1.5 डी प्लस 3, ये भी हो गया। अच्छा, 11वां क्वेश्चन देखिए, यूजुअली elongated drilled holes are provided in the sole plate of bush bearing to facilitate, यहाँ खाली जगह है, while fitting the bearing in position of the base ऑब्लिक फ्लोर। देखिए, जब हम लोग बूस्ट बियरिंग को थोड़ा सा, देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाया है। देखिए एक आध क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं जो लेक्चर में आदमी मतलब उसकी चर्चा नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने पर समझ में आ जाता है। इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो जाए जो न भी बताया गया हो तो आप आने वाले समय में उसको कर सकें। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जब हम लोग बूस्ट बियरिंग को प्लेट में फिट करते हैं तो प्लेट के छिद्र को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। मतलब मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट में ये एक छिद्र बनाया गया है, इसी में बियरिंग लगाना है, तो इसको बियरिंग के साइज से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। क्यों? ताकि इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब जो लेटरल, इसको तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसको जो आगे पीछे वाला है, और इसको जो दाएं बाएं वाला है ये लेटरल है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा उसको बड़ा रखते हैं। तो वही कह रहा है, यूजुअली एलोंगेटेड ड्रिल्स होल्स आर प्रोवाइडेड, मतलब जो थोड़ा सा एलोंगेटेड होल प्रदान किया जाता है प्लेट में, वो क्यों प्रदान किया जाता है?
टू फैसिलिटेट यानी प्रदान करने के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाइल फिटिंग द बियरिंग इन पोजीशन ऑन द बेस या फ्लोर, ठीक है, ताकि वो जब बियरिंग को उसमें फिट करें तो एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसका आपका ये वाला चौथा ऑप्शन सही है जो यहाँ पे भरा जाएगा, लेटरल एडजस्टमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसको प्रदान करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कह रहा है कि इसमें भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें असेंबली है और नंबर ऑफ पार्ट्स है, मतलब किसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो बूस्ट बियरिंग में आपको बताइए 2 पार्ट सिर्फ होते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा 2, तो इसका 2 हो गया। टर्न बकल 3 पार्ट होते हैं, पढ़ाया हूँ अच्छे से, तो इसमें 3 पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा हो गया, फिर आपका चौथा हो गया, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, और उसके बाद आपका स्लीव एंड कॉटर जॉइंट। स्लीव एंड कॉटर जॉइंट में 5 पार्ट होते हैं, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पार्ट होते हैं इसमें, तो 5 पार्ट हो गए। और गिव एंड कॉटर जॉइंट में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका तीसरा हो गया। तो ऑप्शन सही हो गया 2 4 5 3, ठीक है। तो 2 4 5 3 लाइन से देख लीजिए किस में है, तो इसमें 1 4 2 3 है, 2 4 5 3, 2 4 5 3 किसी में है, 2 4 5 3, मैंने कुछ गलत देख लिया है क्या। बूस्ट बियरिंग में 2 होता है, ठीक है। टर्न बगल में 3 होता है, तो 2 4 5 3 किसी ऑप्शन में है, हाँ ये देखिए 2 4 1 3। अच्छा एक मिनट, बूस्ट बियरिंग में 2 होता है, टर्न बगल में 3 होता है, स्लीव एंड कार्टर जॉइंट में 5 होता है। अच्छा हाँ, तो 2 4 1 3 होगा ना, सॉरी 2 4 1 3, 5 3 कहाँ से आ गया, वो 5 मुझे वो नंबर याद आ गया था, तो 2 4 1 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो 2 4 1 3, तो इसका तीसरा ऑप्शन ये सही है, ठीक। तो ये आप समझ गए। आगे वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूज टू ज्वाइन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रॉड्स, ठीक है। इसमें से कौन सा ज्वाइंट स्क्वायर यानी वर्गाकार या आयताकार छड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको ये जवाब एकदम पता है कि उसका नाम है गिव एंड कॉटर ज्वाइंट, ठीक है। तो गिव एंड कॉटर ज्वाइंट जो है ये यूज किया जाता है आयताकार या वर्गाकार छड़ को जोड़ने के लिए। तो एकदम आसान क्वेश्चन ये भी था। अब आगे देखिए, इन ए टर्न बकल द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अपोजिट थ्रेड ऑन रॉड एंड बॉडी, ठीक है। टर्न बकल के बारे में आपको मैं बताया था कि टर्न बकल में इस तरह से ऐसे होता है और दोनों तरफ से ऐसे रॉड ऐसे कसा जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। एक साथ घुमाने पर दोनों तरफ से रॉड कस दिया जाता है इसमें। तो इसका पूछ रहा है कि अपोजिट थ्रेड मतलब दोनों पे अपोजिट थ्रेड देने का रीजन क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो द टर्न बकल द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अपोजिट थ्रेड ऑन रॉड्स एंड बॉडी, to protect the joint from breaking, to avoid the slipping of body over the rod, to provide extra power to the joint, to screw in and out of the body simultaneously, ठीक है। यानी एक साथ बॉडी से इन भी हो और आउट भी हो, इसके लिए। तो सही जवाब है, ठीक है। जब आप इसको कसेंगे तो एक साथ ये दोनों रॉड इन होंगे, उल्टा कसेंगे तो एक साथ आउट होंगे, ठीक है। तो एक साथ इन एंड आउट होता है, इसीलिए अपोजिट हम लोग थ्रेड दिए रहते हैं, ठीक है। तो यही जवाब सही है इसका, एकदम आसान क्वेश्चन था, चौथा इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, लिस्ट फर्स्ट है लिस्ट सेकंड है। प्रिज्म इज केप्ट ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन एचपी, ठीक है। यदि किसी प्रिज्म को इसके रेक्टेंगुलर फेस पर एचपी में रखा जाए, तो देखिए प्रिज्म को अगर आप रेक्टेंगुलर फेस पर एचपी में रखते हैं, मतलब प्रिज्म, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी प्रिज्म अगर एचपी में अपने बेस पर रखा जाए, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर प्रिज्म ही मान लीजिए, तो अगर कोई प्रिज्म ऐसे रखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे डॉटेड कर दे रहा हूँ पीछे वाले को, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दे रहा हूँ। तो अगर किसी प्रिज्म को इस तरह से रखा जाए एचपी में, तो ये तो वर्टिकल प्रिज्म हो गया, यानी किसी प्रिज्म को अगर अपने बेस पर, बेस यानी वही जो पॉलीगन होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, अगर आप बेस पे रखते हैं तो वो तो वर्टिकली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अपने फेस पे आप रखते हैं, फेस पे रखने का मतलब ये प्रिज्म ऐसे रखा जाए, मैं थोड़ा सा फिगर आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। फेस पे रखने का मतलब कि इसको आप ऐसे रखें इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से किसी प्रिज्म को रखें, ठीक है, कि इसको अपने फेस पे आप रखें, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी प्रिज्म को अपने फेस पर, अपने रेक्टेंगुलर फेस पर रखा जाए, तो वो प्रिज्म कैसा होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया भी, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म होगा, तो ए का हो गया चौथा, ठीक है। तो ए का चौथा हो गया। अच्छा, प्रिज्म इज केप्ट ऑन इस बेस एंड एचपी, अगर प्रिज्म के को बेस पर एचपी पर रखा है तो वर्टिकल प्रिज्म हो गया, अभी बताया हूँ। तो इसका हो गया, यानी सबसे पहले चौथा हो गया, फिर दूसरा हो गया,
ठीक, सॉरी दूसरा नहीं, पहला हो गया। ठीक है, तो पहले चौथा ऑप्शन सही है, फिर पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद पिरामिड इज केप्ट ऑन इस बेस ऑन एचपी। अब देखिए पिरामिड, पिरामिड को जैसे पिरामिड ऐसे होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके होता है पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड को जो नीचे इसका बेस बन रहा है, अगर उस पर रखा जाए तो पिरामिड सीधा खड़ा माना जाएगा। और अगर पिरामिड को अपने अपने जो इसका शीर्ष है, ऊपर जो यहाँ पे शीर्ष है, अगर इस पर ऐसा रखा जाए पिरामिड को, ठीक है, अगर पिरामिड को ऐसे रखा जाए तो जाहिर सी बात है ये उल्टा पिरामिड हो गया। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिरामिड इज केप्ट ऑन इस बेस ऑन एचपी। अगर बेस पर पिरामिड को रखा जाए तो वो अपराइट पिरामिड, मतलब सीधा खड़ा पिरामिड होगा। और अगर पिरामिड इज केप्ट ऑन इस वर्टेक्स ऑन एचपी, अगर वर्टेक्स पर रखा जाए तो इनवर्टेड पिरामिड होगा। ये देखिए, ठीक है। तो यानी दूसरा और चौथा, तो दूसरा और तीसरा, तो 4 1 2 3 यही इसका आंसर सही होगा। 4 1 2 3, अब देख लीजिए 4 1 2 3 कहाँ पे है, तो 4 1 2 3 देखिए चौथा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है 4 1 2 3, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन ये भी सही हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा फिर देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, इज नॉट ए वन प्लेन प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोजेक्शन वन प्लेन प्रोजेक्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है ना, ये कभी भी वन प्लेन नहीं होता है भाई। एचपी और वीपी तो गारंटी इसमें होता है, एक एचपी और वीपी ये तो गारंटी होता है, एचपी और वीपी। ठीक है, और अगर साइड व्यू देखना हो तो आपको प्रोफाइल प्लेन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टॉप व्यू के लिए आपका एचपी और फ्रंट व्यू के लिए यानी एलिवेशन के लिए वीपी और टॉप व्यू यानी प्लान के लिए एचपी, ये तो ज़रूर चाहिए। आपको मैं सब पढ़ाया हूँ। और साइड व्यू के लिए प्रोफाइल प्लेन, तो 3 प्लेन, 2 प्लेन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये वन प्लेन प्रोजेक्शन तो नहीं ही है। तो कौन सा वन प्लेन प्रोजेक्शन नहीं है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये इसका सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर प्रिज्म इज ड्रॉन यूजिंग द आइसोमेट्रिक स्क्वेल इफ लेंथ ऑफ इस बेस एज इज टेकन एज 24 mm देन ट्रू लेंथ थी। देखिए एक स्क्वायर प्रिज्म का आइसोमेट्रिक स्केल पर बनाया गया। ठीक है, तो इसमें बस ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म आपको पता ही है इस तरह से होता है, स्क्वायर प्रिज्म इस तरह से होगा। तो एक मिनट, तो एक स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक है, अभी इधर से भी मैं पीछे का ऐसे डॉटेड मुझे बना देना चाहिए। ठीक है, वैसे फिगर में उतना भी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसको आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाया गया। लेंथ ऑफ इस बेस एज, मतलब ये जो बेस का किनारा आपको दिख रहा है ये, तो ये जो इसका लेंथ है ये आपका 24 है। ठीक है, 24 mm है। तो कह रहा है इसका ट्रू लेंथ क्या होगा। और आपको पता ही है कि जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो रियल लंबाई तो दिखती नहीं है, थोड़ी कम दिखती है लंबाई, आपको पता ही है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा। यानी इसमें या तो 24 तो हो नहीं सकता है, 24 से तो बड़ा ही होगा, यानी या तो 30 होगा नहीं तो 35 होगा। या तो ये 30 सही है नहीं तो 35 सही है। भाई आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा छोटा होता है ट्रू लेंथ से, आपको पता है। ठीक है, तो अब इसमें से 24 अगर उसका आइसोमेट्रिक लेंथ है, अगर 24 आइसोमेट्रिक लेंथ है तो ट्रू लेंथ क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक चीज़ कि आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ में एक रिलेशन होता है √2/√3 का, जिसको सॉल्व करने पर 0.8 आता है। इसी का आप उल्टा कर दें, अगर ट्रू लेंथ अपॉन आइसोमेट्रिक लेंथ कर दें तो √3/√2 हो जाएगा। और ये सॉल्व करने पर आता है 1.22। ठीक है, लगभग 1.22 आता है। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ट्रू लेंथ पूछ रहा है, आइसोमेट्रिक लेंथ दिया है। तो ट्रू लेंथ दिया है आपका, आइसोमेट्रिक लेंथ आपका दिया है कितना 24, और ट्रू लेंथ पूछ रहा है। तो 24 बटे आइसोमेट्रिक, सॉरी, ठीक है, आपसे ट्रू लेंथ आपसे पूछ रहा है और आइसोमेट्रिक लेंथ आपको दिया है। तो ट्रू लेंथ अपान 24 इज इक्वल टू 1.22, यही ना हो गया, √3/√2 होता है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.22 में आप 24 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो गया ट्रू लेंथ इज इक्वल टू हो गया 1.22 में आप 24 से गुणा कर दीजिए, 24 इंटू 1.22। अब ये करने पर जितना है, लगभग ये गुणा करने पर आपका लगभग कितना आएगा, ये 30 के करीब में आएगा। ठीक है, साफ दिख रहा है कि 30 के करीब में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर 30 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर सही है 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेज इन पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो
पेंटागोनल प्रिज्म में रेक्टेंगुलर फेस कितना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 5 ही तो इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर 5 होगा। किसी भी प्रिज्म में, मैंने प्रिज्म और पिरामिड का आपको परिभाषा पहले ही बताया था कि जो बहुभुज होता है, जैसे अगर इस प्रिज्म में यहाँ नीचे आप देखिए तो अगर यहाँ पे पंचभुज बन रहा है, ठीक है, तो इसमें 5 आयत होंगे। जो इसका ये फेस होगा, जैसे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये जो हिस्सा दिख रहा है यही तो फेस है, फलक है, ठीक है। तो जितना जो बहुभुज बनेगा, अगर पंचभुज बनेगा तो चारों तरफ 5 आयत, षष्ठभुज तो 6 आयत, ठीक है। सारे फेस आयत होते हैं। पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड में एक तरफ पंचभुज या एक तरफ बहुभुज होता है, मतलब पंचभुज, त्रिभुज, वर्ग या षष्ठभुज, सप्तभुज जो भी हो, एक एक तरफ बहुभुज होता है और दूसरी तरफ शीर्ष होता है। और सारा जो फलक होता है पिरामिड में वो सब त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये सारे कॉर्नर जो हैं ये सब जाके मिले होते हैं एक ही बिंदु से, तो सब त्रिभुज से मिले होते हैं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन पंचभुज में तो सारे के सारे आयत होते हैं, तो इसमें 5 आयत होंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेज, मैंने आयताकार फलकों की संख्या कितनी होती है पंचभुजाकार प्रिज्म में? तो 5 होती है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें कह रहा है सम डिटेल्स ऑफ द स्क्वायर हेडेड बोल्ट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है। और सब में आप ऑप्शन देखिए, दो है, मतलब 2 इसमें कोई वाक्य सही है। स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में बोल रहा है कि आप इसमें से सही वाक्य पहचानिए, ठीक है। तो आइए पढ़ा जाए, पहले सेंटेंस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लिख रहा है पहला, स्क्वायर हेडेड बोल्ट इज जनरली यूज्ड व्हेन द हेड ऑफ द बोल्ट इज टू बी, एक सेकेंड, व्हेन द हेड ऑफ द बोल्ट इज टू बी एकोमोडेटेड इन ए रिसेस, ठीक है। तो ये भी ये अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ए टेम्प्रोरी फास्टेनर, तो ये तो सही है। देखिए आपको ये तो पता है कि जो स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है या कोई भी जो बोल्ट है वो एक टेम्प्रोरी फास्टेनर तो है ही, क्योंकि उसको हम लोग खोल सकते हैं, कस सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो आपका सही है, ठीक है। तो बी इसमें सही हो गया। अब वही ऑप्शन होगा जिसमें बी हो, तो ए और बी और सी, बी और ई। तो बी तो 3 में है, तो और भी कैच करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। द स्क्वायर रिसेस डज नॉट प्रिवेंट द हेड फ्रॉम रोटेटिंग। स्क्वायर रिसेस जो होता है वो रोटेटिंग से रोकता नहीं है, तो ये तो गलत है। देखिए स्क्वायर हेड में जो होता है वो रोटेट होने से तो रोकता ही है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। सी तो गलत है। अच्छा, थिकनेस ऑफ हेड इज 1.5 डी व्हेन नॉमिनल डायमीटर इज डी, ये भी गलत है, ठीक है। हेड का थिकनेस 1.5 डी नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। थ्रेडेड लेंथ ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट इज 3D+6, ये भी गलत है। पढ़ाया हूँ आपको कि थ्रेडेड लेंथ 3D+6 नहीं होता है। तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, ई भी गलत है। तो केवल बी और बी के साथ अब एक ही बच रहा है, ठीक है। भाई सी होगा नहीं, ई होगा नहीं, ठीक है, तीसरा तो होगा नहीं सी और डी वाला, तो केवल पहला यही ए और सी सही ऑप्शन है, सॉरी ए और बी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन भी कह रहा है ना, स्क्वायर हेड बोल्ट इज जनरली यूज्ड व्हेन द हेड ऑफ द बोल्ट इज टू बी एकोमोडेटेड इन ए रिसेस, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप देखिए, तो ए और बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 19वां भी हो गया। ए और बी इसमें, मैंने इन दोनों में ए और बी जो वाक्य है वो सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर समझ में आ जाता है कि कौन सा सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 19वां भी हो गया। 20वां देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉर द गिवन फिगर, ठीक है। मतलब एक फिगर दिया है, उसमें आपको करेक्ट वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। पहले फिगर आप ध्यान से ये देख लीजिए कि ये फिगर कैसा है। इस फिगर में आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाया है। फ्रंट व्यू बनाने का मतलब ये हो गया कि ये जो साइड आपको दिख रहा है यहाँ, मतलब ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है यहाँ, और यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ जो कॉर्नर है, और यहाँ जो कॉर्नर है जहाँ बी लिखा हुआ है, ये कॉर्नर आपका वीपी हो गया, क्योंकि वीपी में ही फ्रंट व्यू बनता है, तो ये वीपी हो गया। और नीचे जो ये दिख रहा है बी, और यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है, और ये ए ओ यहाँ और यहाँ, ये एच पी हो गया, ठीक है। तो ये एच पी हो गया, ये नीचे का जो आपको ये दिख रहा है एच पी हो गया। जो बी, यहाँ देखिए ओ लिखा है, ए लिखा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ओ ए बी, ओ ए यहाँ पे कुछ मान लीजिए, तो ओ ए, और यहाँ पे फिर बी ओ, ये जो है आपका एच पी हो गया। और यहाँ बी सी, और ये जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका वी पी हो गया। तो
अब चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए कि इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट वाक्य बताना है। तो पहला है ए प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP। ठीक है, पहला वाक्य बोल रहा है कि प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्ग एज। ठीक है, मतलब प्रिज्म जो है अपने एक लॉन्ग एज पर HP में लेटा हुआ है, गलत है। ठीक है, प्रिज्म जो है अपने किसी भी एज पर नहीं, एज मतलब ये होता है, ये जो दिख रहा है ना इसको एज बोलते हैं। ठीक है, तो अपने किसी भी लॉन्ग एज पर थोड़ी लेटा हुआ है। ठीक है, यही तो लॉन्ग लंबा किनारा होता है। ठीक है, प्रिज्म जो है आप ध्यान से देखिए तो एक पंचभुजाकार प्रिज्म है, तो इसका जो ये पंचभुज है, यानी इसका जो ये पंचभुज है ये तो ऊपर और नीचे है और लॉन्ग एज ऐसे ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो लेटा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन आपका गलत है, जबकि आपको सही वाक्य इसमें बताना है। हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेज ऑफ प्रिज्म इज पैरेलल टू VP एंड अवे फ्रॉम इट। ठीक है, मतलब एक जो रेक्टेंगुलर फेस है वो VP के पैरेलल है और उससे दूर है। तो अब देखिए VP के पैरेलल तो नहीं है। देखिए ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो फेस आपको दिख रहा है आयताकार फेस, ये वाला, मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, इस फेस की। तो ये जो फेस आपको दिख रहा है आयताकार फेस, ये फेस VP के परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसे VP होता हो, एक सेकेंड, अगर इस तरह से VP हो तो ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये जो फेस आपको दिख रहा है जिसको मैंने हैचिंग किया हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस फेस के ये परपेंडिकुलर है। अगर ये फेस इसमें ऐसे निकला हुआ है मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, इस फेस के। ठीक है, तो और यहाँ पे बोल रहा है कि पैरेलल है। देखिए पढ़िए दूसरा ऑप्शन ये कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू VP एंड अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो पैरेलल तो है नहीं, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर लिखा होता तो सही हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन पढ़िए। तीसरा ऑप्शन है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू VP। देखिए ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कि एक जो रेक्टेंगुलर फेस है वो VP के परपेंडिकुलर है, ये सही है। और चौथा क्या है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ प्रिज्म इज पैरेलल। इसमें भी पैरेलल लिख दिया तो गलत है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू VP, यही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया चित्र देख के। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। मैंने एक फिगर दिया है, इसमें आपको सही वाक्य बताना है इसमें भी। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग और ये करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इस फिगर को आप पहले एक बार गौर से देख लीजिए कि इस फिगर में है क्या क्या। ठीक है, तो इस फिगर में आप देखिए, आपको सबसे पहले एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, षष्ठभुजाकार प्रिज्म है, पहचान गए कि ये प्रिज्म है नीचे। ठीक है, और उसके ऊपर एक कोन है, शंकु है, पहचान गए ना। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, ये शंकु है। ठीक है, प्रिज्म का जो लेंथ है, मतलब जो उसका एक्सिस का लेंथ है या उसको हाइट कहिए, 78 है। जो इसका बहुभुज है, उस बहुभुज का जो भुजाएं हैं वो 32 का है। सर्किल, जो शंकु का सर्किल है, सर्कुलर जो नीचे होता है, वो 60 व्यास का है। और इसका जो हाइट है वो 72 है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब पूछ क्या रहा है, सही वाक्य बताना है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है। कोन इज रेस्टिंग ऑन हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, तो ये तो सही है, एक कोन है जो हेक्सागोनल पिरामिड पर रखा हुआ है, सही है। एक्सिस ऑफ बोथ सॉलिड्स आर परपेंडिकुलर टू HP। दोनों का एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, गलत है। केवल इसका एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, इसका तो पैरेलल है। इसका जो एक्सिस यहाँ से निकलेगा इधर से, वो तो पैरेलल है HP के। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, तो पहला तो इसमें वाक्य सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, ए हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन इट्स लॉन्ग एजेज। ठीक है, जो हेक्सागोनल प्रिज्म है वो अपने लॉन्ग एज पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म जो है अपने लॉन्ग एज पे रखा हुआ है, तो ये जो इसका लॉन्ग एज है इस पे ये हेक्सागोनल प्रिज्म रखा हुआ है। तो ये वाक्य क्या है आपका। अब देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म यहाँ पे लॉन्ग एज पे तो रखा हुआ लग रहा है इसमें। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लग तो रहा है कि ये लॉन्ग एज पे है। तो चलिए अभी आगे पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को, आगे का क्वेश्चन, मैंने आगे का ऑप्शन को। तो आगे ऑप्शन दिया है ए कोन इज रेस्टिंग ऑन हेक्सागोनल प्रिज्म। अच्छा, सॉरी, मैं ये जो पहला ऑप्शन था ये मैं गलत पढ़ लिया हूँ, यहाँ पिरामिड नहीं लिखा है बल्कि प्रिज्म, मतलब यहाँ पे पिरामिड लिखा हुआ है ना, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा क्लियर करके आपको बताता हूँ।
ठीक है। पहला ऑप्शन है कोन इज रेस्टिंग ऑन हेक्सागोनल पिरामिड, तो हेक्सागोनल पिरामिड तो है नहीं, ठीक है, ये तो प्रिज्म है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एक्सिस ऑफ बोथ सॉलिड्स आर परपेंडिकुलर टू एच पी, गलत है, ठीक है, दोनों का एक्सिस तो है नहीं। और तीसरा है हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इस लॉन्ग एजेज, नहीं देखिए ये इस एज पे नहीं रखा हुआ है, ये किसी एक फलक पे ही रखा हुआ है, तभी तो एज पे टिकेगा थोड़े ही वो, तब तो गिर जाएगा ना वो, ठीक है। तो ये किसी अपने एक फेस पे रखा हुआ है, यहाँ जो अब जो फेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, उस फेस पे ये रखा हुआ है, ठीक है, तो फेस पे रखा हुआ है, एज पे नहीं रखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या है, कोन इज रेस्टिंग ऑन हेक्सागोनल प्रिज्म, तो ये जो कोन है ऊपर वाला ये इस प्रिज्म पे रखा हुआ है, तो ये चौथा ऑप्शन ठीक है, एकदम श्योर है कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए टाइप ऑफ जनरल बियरिंग हैवी यू शेप्ड कास्ट आयरन बॉडी विथ सिमिलर शेप्ड कॉलर्ड गन मेटल बुश, बुश बियरिंग, ओपन बियरिंग, फ्लैंक पाइप ज्वाइंट और टाई रॉड ज्वाइंट। देखिए जनरल बियरिंग में अगर यू शेप है तो ओपन बियरिंग होता है, ठीक है, तो ये तो आप जान रहे हैं कि अगर जनरल बियरिंग में यू शेप है तो ओपन बियरिंग होगा, तो इसका ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। द थ्रेड यू डन नेक ऑफ ग्लास बॉटल, देखिए ग्लास का जो बॉटल होता है उस पर कौन सी चूड़ी इस्तेमाल की जाती है, तो उस पर आपको बताया ही हूँ मैं, नकल थ्रेड इस्तेमाल होता है, ठीक है, नकल थ्रेड। अच्छा फिर अगला देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर, इसमें भी आपको सही वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य आपका इसमें सही है। तो पहले तो आप इस फिगर को गौर से देख लीजिए कि इसमें कौन सा फिगर क्या कह रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहले तो एक यहाँ फ्रंट व्यू है, मतलब ये और ये आपका क्या हो गया, वीपी हो गया, और यही यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एचपी हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिख रहा है कि और ये है क्या, ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है, ऊपर और नीचे, यहाँ थोड़ा सा मिलाया नहीं है, इसको ऐसे मिला देना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है आपका, तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म ऊपर नीचे समबाहु त्रिभुज बन रहा है और चारों तरफ आयत है, तीन जो फलक हैं वो आयत हैं। तो इसमें आपको अब पहचानना है कि क्या है ये, ठीक है। फ्रंट व्यू यहाँ पे है, मतलब ये वीपी है इधर। तो अब देखिए पहला पढ़िए, वन ऑफ द बेस एजेज ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी एंड नियर टू इट, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचे का ये जो ऐसे दिख रहा है, तो एक जो ये एज है, ठीक है, ये वीपी के पैरेलल है, तो सही बात है, वीपी के पैरेलल है, एंड नियर टू इट, तो नियर तो नहीं है ये, ठीक है, नियर कहाँ है, ये है वीपी, तो अगर यही यहाँ होता तो नियर होता, लेकिन ये दूर है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, वन ऑफ द बेस एज ऑफ प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी एंड अवे फ्रॉम इट, ये सही होगा, ठीक है। मतलब अब ऐसे ये है ऐसे, तो ये जो किनारा है ये वीपी के कहीं ना कहीं पैरेलल तो है, मतलब बेस का एज, मतलब बेस का जो एक किनारा है वो वीपी के पैरेलल है और उससे दूर है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है वन ऑफ द बेस एज ऑफ प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू वीपी, नहीं, कोई भी एक किनारा नहीं है जो वीपी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये भी गलत है। और एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू एचपी, इसका जो एक्सिस मतलब ये, तो क्या ये एचपी के पैरेलल है, गलत, बिल्कुल गलत, एचपी का तो परपेंडिकुलर है, एचपी से तो सीधा निकल रहा है लंबवत, ठीक है। तो यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा कि एक जो एज है वो वीपी के क्या है, पैरेलल है और उससे दूर है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ये भी हो गया। और आज का अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, 50 में से 25 क्वेश्चन मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस थिक लाइन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, तो कंटिन्यूअस थिक लाइन मतलब एक ऐसा लाइन जो एकदम कंटिन्यूअस हो और मोटा हो, ठीक है, तो ये लाइन कहाँ यूज किया जाता है, तो ये हैचिंग में यूज किया जाता है, गलत है। हैचिंग की जो रेखाएं होती हैं, जो 45 डिग्री पर ऐसे ऐसे झुकी हुई रेखाएं होती हैं, हल्की होती हैं, ठीक है, बहुत मोटी रेखा नहीं होती है। कह रहा है कि कंटिन्यूअस भी हो, मतलब ऐसे ऐसे डॉटेड ना हो और मोटा भी हो, तो ऐसी रेखा कहाँ यूज की जाती है, तो पहला हैचिंग गलत हो गया, विजिबल एजेज या आउटलाइन में, यही सही होगा, क्योंकि देखिए जो दिखाई देने वाला किसी भी मशीन का जो दृश्य पार्ट होता है, विजिबल यानी दिखाई देने वाला जो पार्ट होता है वो गाढ़ा से होता है और कंटिन्यूअस होता है, कहीं उसमें डॉटेड वगैरह नहीं करते हैं, तो यही आपका होगा। दूसरा हिडन एजेज, नहीं, जो अदृश्य भाग होते हैं उसको तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं डॉटेड करके, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। और डायमेंशन लाइन तो बहुत हल्का होता है, आपको पता है ये जो तीर वाली रेखाएं होती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा
इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, विजुअल एजेस आउटलाइंस। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन यानी जो कंटिन्यूअस यानी जो लगातार मोटी रेखाएं होती हैं, जिनको बिना मतलब लगातार खींचते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, मोटा में खींचते हैं, वो विजुअल एजेज यानी किसी मशीन के दिखाई देने वाले किनारों को, और आउटलाइंस मतलब कोई मशीन का जो आउटलाइन जो बाहरी भाग होता है किसी मशीन का, उसको दिखाने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोग पिछले साल के जो 2023 का 30 मई का जो पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने आज देखा। 25 क्वेश्चन आज हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब वही बात मैं फिर दोहराऊँगा कि अगर आपको डिटेल में, देखिए कभी भी पढ़ाई डिटेल में अगर आपको करनी होती है तो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता कोर्स है, मात्र अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। अजय क्लासेज ऐप पे आपको मिल जाएगा। शुरू से लास्ट तक आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी, पिछले साल तो बच्चों ने 100 परसेंटाइल भी लाया था मेरा कोर्स पढ़ के। ठीक है, तो आप इस कोर्स से तैयारी करिए, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी होगी और प्रैक्टिस वगैरह मैं और भी करा दूंगा आपको, और अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।